नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में पानी की व्याप्त समस्या को लेकर आपने जताया विरोध। दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में मटका फोड़ किया अनोखा प्रदर्शन। प्रदेश में ईडी की कार्यवाही को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर दिया तीखा बयान। कहा, जिनके यहां छापामार कार्यवाही की गई है तो जानकारी दे ईडी। वहीं ईडी द्वारा संपत्ति अटैच को लेकर किए गए ट्वीट का विधायक देवेंद्र यादव ने जताया विरोध। कहा कि अगर संपत्ति अटैच की गई है तो ईडी साबित करे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंघोला के मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ 79,86,000 रुपए के 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासन की विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत 40 हितग्राहियों को 9,78,000 रुपए के चेक और सामग्री का वितरण किया। माता की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ ये साल मनाथन। वैसे तो एक आयोजन हर साल होते, लगातार समाज के व्यक्ति मन बड़े आयोजन करे के प्रयास ताम्रध्वज भैया जब अध्यक्ष रही तब से चले आते। अभी गाड़ी में बैठे रहे तो चर्चा करत रही केला राजनांदगांव स्तर में होना चाहिए, बड़े स्तर में करना चाहिए। उकर बाद लगातार समाज के जिन पदाधिकारी है तेमन प्रयासरत रही से, लेकिन टहल भैया एक श्रेय जाए कि बहुत बड़े आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन करे में वो सफलता मिले तो टहल भैया बहुत बहुत बधाई। पूरा टीम ला बधाई, भागवत भाई भी बधाई और पूरा सब, चाहे युवा प्रकोष्ठ के हो चाहे महिला संगठन हो, सब ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत बड़े आयोजन हजारों के तादाद में पूरा प्रदेश भर से सब श्रद्धालु मनाए हैं। साहू समाज में एक से एक विभूति, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में विशिष्ट पहचान हम देखथन। राष्ट्रीय स्तर पर भक्त माता कर्मा के जहां बहुत श्रद्धा पूर्वक सब नाम लेते, वहीं दानवीर भामा शाह के बहुत सम्मान राष्ट्रीय स्तर पे है। लेकिन हमारे प्रदेश में भी आध्यात्मिक महापुरुष मन के कोई कमी नहीं, खासकर माता मन ज्यादा है। ये पाए के अभी भानेश्वरी माता की जयंती मनाथन। 7 जनवरी के हमन राजीव महोत्सव मनाथन। तेलिन सत्तीदाई है और अभी वर्तमान में अद्भुत महापुरुष रायगढ़ में सालों साल धूप में, बरसात में, ठंड में खुले में बैठे सत्यनारायण बाबा। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिनके यहां छापा मारा गया है सभी की जानकारी बताए ईडी। सभी के बारे में अलग अलग जानकारी ईडी को बताना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि नान घोटाला मामले की जांच ईडी क्यों नहीं करती, डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के यहाँ कितनी संपत्ति जब्त हुई है इसका खुलासा करे ईडी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल भाजपा को राज्य का विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि किसके किसके नाम से कितनी जब्ती हुई। राम गोपाल के यहाँ कितनी जब्ती हुई, गिरीश देवांगन के यहाँ कितनी जब्ती हुई, सनी अग्रवाल के यहाँ कितना जब्त किया, आरपी सिंह के यहाँ कितना किया, विनोद तिवारी के यहाँ कितना किया, ये बताओगे कि सबका मिला के बता दो। आप बताओ ना कि सूर्यकांत तिवारी के यहाँ कितना है, कि सौम्य चौरसिया के यहाँ कितना है, कि बिश्नोई के यहाँ कितना है, सुनील अग्रवाल के कितना है। जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उसके हाथ मिलेगा पैसा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ डाले हुए छापा राम गोपाल, गिरीश देवांगन से लेके विनोद तिवारी तक कितने कितने राशि आपने जब्त की, एक एक बताया ना। जब्ती जारी किया, उसका स्वागत कर रहा हूं। कम से कम मेरे बयान के बाद विज्ञप्ति जारी किया है।
लेकिन ये तो बताएं कि विनोद तिवारी के घर, सनी अग्रवाल के यहाँ, आरपी सिंह के यहाँ, गिरीश देवांगन और राम गोपाल अग्रवाल के यहाँ कितने राशि आप समझ सकते हो, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए, रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहे और आरबीआई ने 2019 में ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 15 साल तक के आप लूटते रहे, खसूटते रहे, लोगों को गरीब से और गरीब बनाते रहे, और उनके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब मालदार होते गए, पैसा वाले होते गए। लगातार मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के हम योजना बनाए। अभी स्टाम्प ड्यूटी आप देख लें, पहले 1100 करोड़ था, आज बढ़ के कितना हो गया, 1700 करोड़ हो गया, जबकि कोरोना काल था 2 साल। रजिस्ट्री हमने क्या किया कि कलेक्टर गाइडलाइन से 30% कम कर दिया गया, छोटे भूखंडों की बिक्री छूट दे दी, रजिस्ट्रियां बढ़ गई, राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। तो यही तो नीति है, यही हम लोग रणनीति के तहत कैसे पैसा आए। अब गोबर से पैसा कमाने लगे, आज जो 5,500 गौठान है, अब हमको पैसा देना नहीं पड़ता, और गौठान समिति के पास पैसा हो गया, अब उसे खरीद रहे हैं। तो ये वित्तीय व्यवस्था है जिसको हम लोग कर रहे हैं, और जिसके कारण से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, राज्य के राजस्व में वृद्धि हो रही है। और रमन सिंह जी 15 साल में जितने वित्तीय संसाधन हैं उसको अपने मित्रों को बांटने का काम, चाहे खदान हो चाहे नान हो, सब में भ्रष्टाचार किया। उसके लोग बड़े होते गए, संपन्न होते गए, लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग गरीब होते गए। बात इतनी ही, और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही, तो ईडी, आईटी ये सब लगा दिए, तो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं भाई, नान घोटाले में बताओ सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, वो पैसा कहाँ गया। इधर इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का पैसा है, लोगों को पैसा लगा नहीं इसी रायपुर का, और नार्को टेस्ट हुआ, उसमें रमन सिंह के नाम ले रहे हैं, राम विचार का नाम ले रहे हैं, और मंत्रियों के नाम ले रहे हैं, उसके पास पैसा दिए। करे ना ईडी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है, वो पैसा गया बैंक का, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का पैसा कहीं तो गया। यदि नार्को टेस्ट का आप सही नहीं मारे तो पैसा गया कहाँ, चलो एफआईआर तो है, जांच कर लो। किसी व्यापारी उद्योगपति के छापा डालोगे, कुछ पैसा मिलता है तो वो तो भाई उनके पास तो चल अचल संपत्ति होगी, उसको हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ पदाधिकारियों में डाले, क्या मिला, ये अपनी विज्ञप्ति में जरूर जब एक दिन कर दिए हैं, तो ये भी जारी कर दे कि इन नेताओं के यहाँ इतनी इतनी राशि जब्त की गई, क्योंकि छापा डालेंगे आप, अधिकारियों में हम छापा डालें, है ना, तो उन अधिकारियों की भी सूची और उसके सामने चल अचल संपत्ति वो जरूर जारी करें। ईडी प्रताड़ना को लेकर आपने कोर्ट में जाने की बात कही, उसको लेकर अभी तक पैसा आया आदेश वगैरह कुछ लगाए हैं, कोर्ट गए हैं, कोर्ट गए हैं ना जी। सर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? किसका? देखो, जनता सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, और जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ में जो काम करने वाली सरकार, जो राजस्व वृद्धि कर रही और लोगों को उसमें वितरण भी कर रहा है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, चाहे वो मितानीन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कोटवार है, पटेल है, सबके मानदेय वृद्धि भी कर रहे हैं। 65 प्रकार के लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं, उसे खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। पैसा है तभी कर रहे हैं ना। 15 साल में तो नहीं किया रमन सिंह जी ने, उसके बाद भी हमारे अर्थव्यवस्था बढ़िया है। कल ही मैंने बताया कि भाई आबकारी में 3900 करोड़ था, बढ़ के 6000 करोड़ हो गया, तो गड़बड़ कहाँ है? यदि उसमें 3900 करोड़ में अब कमी आती तब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता। भाई स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें हमारा वृद्धि हुआ है, फॉरेस्ट उसमें वृद्धि हुआ है, खदान उसमें वृद्धि हुआ, माइनिंग में वृद्धि, तभी तो पैसा आ रहा है।
जो योजनाएं पिछले सरकार ने संचालित नहीं किया और उसके बाद हम संचालित करके किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने वित्तीय प्रबंधन अच्छा किया और साथ साथ राजस्व में वृद्धि की, तभी तो पैसा वितरण हो पा रहा है। हम पिछले साल कर्ज भी नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी जितने राज्य हैं सब में देखो सब कर्जा लिए हैं, हजारों करोड़ के कर्जा लिए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ हमने कर्जा नहीं लिया, तो हमारे वित्तीय प्रबंधन भी ठीक रहा और आय में वृद्धि कैसे करें। अरे भैया एक शून्य और लगा देना था, 2000 करोड़ क्यों 20,000 करोड़ कर देते, उसमें क्या है। लेकिन आप चल अचल संपत्ति किसी जब्त की है क्या, कहीं होगा पैसा, आप जब्त करके बताना था ना। ये हमने जब्ती किया, कोल स्कीम में बता दिए, 2 उद्योगपति के यहाँ आपने किया और सारे अधिकारी और सारे नेताओं का नाम जोड़ दिए उसमें। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं अलग अलग नाम बताओ। इसमें भी आप कह रहे हैं कि इतना हुआ। अरे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं, आपको ये बताना पड़ेगा पैसा है तो कहां लगा। आप हवा में बात करेंगे क्या। और जब हम बता रहे हैं कि इन 4 सालों में जबकि लॉकडाउन भी था, कोरोना काल था, उसके बावजूद भी इसमें हम 3900 करोड़ से बढ़ा के 6000 करोड़ कर दिए। और उसमें जो आरोप पत्र जिसमें कोर्ट में पेश किया उसमें लिखा है ना कि वो राजस्व से हानि हुई। अब 1.5 गुना बढ़ गया, वो हानि है। इसको हानि बोलते हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते भाई। यदि 1.5 गुना वृद्धि हुई है, यदि वो हानि है तो लाभ किसको बोलेंगे आप। विधायकों से बात की, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, कल मंत्रियों से भी बात करेंगे, परसों फिर महापौर लोगों से बात करेंगे, तो लगातार तौर चल रहा है। इसलिए बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया है तो उसको पेमेंट भी कर रहे हैं। पेमेंट यही है कि जहां विरोधी दल के लोग बैठे हैं उसको सताओ, उसको टारगेट दिया गया, इस से बढ़ाए। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव लगातार 28 वर्षों से माता सेना सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस महोत्सव की शुरुआत 7 मई से प्रारंभ होगी और 14 मई को माता के प्रस्थान के साथ महाभंडारे के आयोजन के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। जो कोई भक्त अपना सहयोग करना चाहते हैं वह माता सेना समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर इस तरह से हैं 7000889727 या फिर 7772911999। इस वर्ष महोत्सव में पधारने वाले आगंतुकों के लिए मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं में पूरे 7 दिनों तक मेले का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महोत्सव में शामिल होकर श्री 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 सोलापुरी शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम
रूम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ईडी ने अपने बड़े एक्शन का खुलासा किया है। मंगलवार को आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर, कोल कारोबारी और कुछ कांग्रेसी विधायकों की संपत्ति सीज की गई है। ईडी की तरफ से कहा गया कि इस मामले में अब तक 221 करोड़ के आसपास की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। ईडी द्वारा किए गए संपत्ति अटैच विवरण के बारे में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता लेकर ईडी के दावे को गलत करार दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने जब उन्हें नोटिस देकर रायपुर स्थित कार्यालय बुलाया था, तभी मैंने सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी थी कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। पिछली दफा जब मैं ईडी के दफ्तर गया तो इन्होंने मुझसे सवाल किए, क्योंकि मेरे नाम पे एक घर है, और उन्होंने पूछा, अब वो जो सवाल जवाब थे उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है। तो पैतृक संपत्ति जो चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। और दूसरा, 2011 में जब मैं 21 वर्ष का था, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे। तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ।
उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को ईडी के दफ्तर बुला रहे। साथ ही उन्होंने कहा, मेरे पास जो संपत्ति है वह पैतृक है। और जहाँ तक मेरी संपत्ति और मेरी चीजों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था, और वो भी इसके पूरे दस्तावेज है सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए हैं, जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें पैतृक है ये। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। जो जिस दिन 20 फरवरी को ईडी के लोग मेरे घर पे आए थे, मैंने बाहर निकल के बोला था, चुनौती दी थी कि आप हमारी गलती, हमारी कमी, हमने कुछ किया है तो उसको साबित करें, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे हम डरने वाले नहीं है। तो मैं आज भी उस स्टैंड पे बिजू, ये मेरी माँ को बुला ले, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा ईडी दफ्तर, इनके बयानों का जवाब दूंगा। हम माँ बेटे लड़ते नहीं है इससे, मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे, इस पे बयान देंगे अपना, हम डरते। विधायक देवेंद्र यादव ने आगे ये भी कहा कि मेरे वकील ने संपत्ति अटैच के बारे में ईडी के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने मेरी संपत्ति को अटैच करने से इनकार कर दिया। विधायक देवेंद्र यादव ने ईडी के अधिकारियों पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए ईडी के अधिकारियों द्वारा परेशान करने की बातें कही है। महीने आया क्या आया इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया। और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है, तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊँगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस, और इसकी टिकटें भी है। मेरी माँ 25 तारीख को गई और कल रात की आई है वो, और मेरी माँ को जो इतनी वृद्ध है उसको ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। क्या है जो मैं अपनी पूरी बात मेरी कहने दीजिए। जो इतने वृद्ध महिला को बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है और उनको करना है, मैंने उनको लिख के दिया, अगर लेना है उनको, उनसे आपको बयान आप मेरे घर आके ले लीजिए या मुझे उनके साथ रहने दीजिए, तब जाके मैं माँ को लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मेरी माँ वहां पर ईडी दफ्तर में क्या करेगी, इन लोग घेर के उनसे सवाल करेंगे, कहीं पे भी अंगूठा लगाने की कोशिश करेंगे, क्या करेगी मेरी माँ। और मेरी माँ के पास भी क्या है, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। मेरी जिस संपत्ति को अटैच किया गया है तो उसे सार्वजनिक करें। सार्वजनिक रूप से मैं तैयार हूं कि मेरी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए ईडी के द्वारा, और मेरे से जो सवाल किए जाते हैं वो भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे से आने वाले समय में मेरी माँ और मुझे जब बुलाए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे पास कुछ भी संपत्ति है तो उसको डिटेल्ड, पूरी डिटेल के साथ पब्लिक फोरम में लाया जाए। मेरा ये अपील है ईडी के अधिकारियों से। विधायक देवेंद्र यादव ने ईडी के इस ट्वीट को भाजपा द्वारा चलाया गया षड्यंत्र करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, ईडी नहीं कर पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही पूरी बातें बता देती है मीडिया में आके कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो वही स्पष्ट करे ऐसा कैसे हो गया कि ईडी के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, और जब होगी तो उसके पहले नोटिस दिया जाएगा, और उनका प्रेस रिलीज कहता है कि अटैच होगी संपत्ति, जबरन माहौल बना दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी के मार्गदर्शन में और भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की बातें कही है। इसके माध्यम से ये जानकारी आई कि पिछले समय में ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें मेरे नाम के साथ ये लिखा हुआ था कि संपत्ति अटैच की गई। मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया है, शायद जो ट्विटर हैंडल चलाता है ईडी का और जो ईडी के दफ्तर के अधिकारी हैं उन लोगों के बीच में संवादहीनता है। मेरे वकील ने आज जब वहां पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है
और इसके लिए पहले जिसमें भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसकी अधिकारियों से बात नहीं होती है। और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना आना चालू कर दिए होंगे। तो भाई संपत्ति अटैच हुई है, तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास जो भी है, जो पैतृक, मेरी माँ, पिताजी, दादा, उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा। मैं तो पहले इस बात की स्पष्टता चाहता हूँ, मीडिया जो रिलीज हुई है, कि भाई ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी बोल रहा है हमारे वकील को ऑफिशियली कि आपको जब भी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, कोई कार्रवाई होगी, तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज की है वो सही है। ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे, फिर आगे की बात होगी। और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से जो हमें सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर की है, ये आने वाले समय की प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से कर्नाटक में, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो दूसरे दल के पदाधिकारी थे उनको इसी तरह हरास करके, डरा के, धमका के, हर तरह के से उपयोग किया गया, दल बदल में उपयोग किया गया, हर तरह से इस्तेमाल से। ये स्पष्टता चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज सही है, कि आप जो हमारे वकील को कहा गया टेलीफोनिक कंफर्मेशन है वो सही है। मैंने खुद बताया है कि भाई मेरी पैतृक घर है मेरी माँ के नाम से, मेरी माँ ने मेरे को अटैच किया, 21 साल का था मैं, 2011 की बात है। ये कागज भी आप देख सकते हैं, सारे उनके पास भी है। 2018, 2015 के चुनाव के हलफनामे में भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल लगी है, सार्वजनिक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक ना कोई कागज मिले, ना धन दौलत मिला, ना कोई सबूत। लेकिन ठीक है, चुनाव है तो अब तो ये आदत सी हो गई है चुनाव समय में ऐसा देखना और झेलने का। और दुखद ये है कि स्पष्टता नहीं है। अगर अटैच भी कर रहे हो, ये 2011 का मकान मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मेरे नाम को किसी जगह से जोड़ा जाता है और उसकी स्पष्टता, और मैंने मीडिया में आने के पहले ईडी के दफ्तर में बात की है, ऑफिशियली बात की है, मेरे वकील ने बात की है, मैं आपको सार्वजनिक रूप से उसको कमेंट कर रहा हूँ कि मेरे वकील ने बात की है, उसको स्पष्ट रूप से पूछा है कि भाई ऐसी कोई कार्रवाई की गई है क्या। अगर ऐसी कोई कार्रवाई की भी गई रहती तब भी मैं अपनी बात रखता, ठीक है, लेकिन वो खुद ही नहीं जानते कि कोई कार्रवाई हुई है और ट्वीट होते जा रहे हैं। जैसे विधायक साथी का नाम हमारे एक है, सबको परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, और सब जानते हैं ये एक षड्यंत्र है और दबाने की कोशिश है। लेकिन इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे राहुल गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोग वापस सरकार बनाएंगे। ये ईडी के डर से छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया स्वभाव नहीं डरेगा। हम लोग अपने चीज पे स्पष्ट हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरीके का जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस सरकार में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हम तो लौ नगरी से आते हैं, तब के लोहा बनता है यहाँ से। तो लौ नगरी की शक्ति और मिनी भारत की शक्ति हमारे साथ है, हम डरने वाले नहीं हैं। इनको जो करना है वो कर सकते हैं। हम हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम सहयोग भी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी माँ को भी लेके जाऊंगा ईडी दफ्तर, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। की सरकार को कमजोर किया जाए, और जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनको
उनको परेशान किया जाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। इससे हम डरेंगे नहीं। इसको भी अटैच कर लिए होंगे तो उसका भी ये बता नहीं रहे अटैच किए, तो क्या अटैच किए तो पता ही नहीं है ना। मेरे घर से कोई सोना लेके गए, ये मैंने तो अपने पत्नी के लॉकर का भी की दे के रखा है उसको भी आके चेक कर लिए उन लोग, इसके बाद वापस बंद करके चले गए। ठीक है, मेरी पत्नी के पास भी ऐसा कोई सोना नहीं है, तो किस बात का? ये तो बदनाम कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल से बदनाम कर रहे हैं। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर कुछ होता रहता तो ईडी का अधिकारी बोलता ना, मेरे को अंडर सेक्शन 5 के तहत मेरे को नोटिस भेजा जाता ना। ये तो बदनाम करने की कोशिश है, हम क्यों डरेंगे इनसे? और है तो स्पष्ट करें। और अगर ये मेरा 2011 का घर भी अटैच कर रहे हैं तो भाई उसको कानूनी तरीके से करो ना, मेरे को पहले नोटिस दो। ऐसे कैसे कर सकते हो? और ये तो बात की बात है। सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, ईडी के अधिकारी कंफ्यूजन में पीआरओ डिपार्टमेंट बोलता है कि अटैच हुआ है, उनका ऑफिस कहता है कि कैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर आप पार्टी ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मटका फोड़ अपना प्रदर्शन कर जिलाधीश के नाम सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग की टीम ने जिला लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अमित हिरवानी, प्रदेश अध्यक्ष IT विंग के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्ट्रेट में दुर्ग जिले में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचा और सदस्यों के साथ मटका फोड़कर विरोध प्रकट किया। साथ ही जिलाधीश के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि सड़क, बिजली, पानी की 75 साल की यही कहानी है। इस अवसर पर डॉक्टर एस.के. अग्रवाल ने कहा कि विश्व में कितने देश हैं जो मूलभूत समस्याओं सड़क, बिजली, पानी का स्थायी समाधान निकालकर आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा देश आज भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस तथा भाजपा की स्थानीय सरकारों ने पानी की समस्या को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। इस अवसर पर आपके सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में शासकीय योजनाओं का बखान करते सच्चाई से अवगत कराया। दुर्ग जिले में और एवं पूरे छत्तीसगढ़ में अभी गर्मी में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हम लोग जब भी डोर टू डोर जा रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पानी की ज़बरदस्त समस्या है। लोग ज़मीन में 2-2, 3-3 फीट गड्ढा खोद के वहाँ से पानी निकाल रहे हैं मग्गे से, और उसको छान के पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इससे बीमारी तो फैलेगी, थोड़े दिन बाद अब जॉन्डिस का, पीलिया का प्रकोप फैलेगा। फिर लोग बोलेंगे कि प्रकोप फैल रहा है, ये नेचुरल होता है करके, हर साल फैलता है। हर साल फैलने के पीछे कारण यही होता है कि पानी की समस्या, उसमें सीवरेज लाइन भी साथ में जुड़ी हुई रहती है। नाले के थ्रू पानी की लाइन जाती है, उसमें से कहीं लीकेज होगा तो पानी खिंचाता है नाले का पानी। यही हम लोग समस्या लेने के लिए आए थे कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667।
ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। गैस पाइपलाइन से प्रभावित और निस्तारी की मांग को लेकर पाटन तहसील के ग्राम मर्रा के ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई। भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में तहसील पाटन ग्राम मर्रा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि भारत सरकार की कंपनी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी छत्तीसगढ़ में किसानों के खेतों से होकर गैस पाइपलाइन बिछा रही है। ये गैस पाइपलाइन महाराष्ट्र के नागपुर से ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा तक जानी है, लेकिन गैस पाइपलाइन को छत्तीसगढ़ से गुजरने के दौरान गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड प्रबंधन के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे कंपनी की पाइपलाइन छत्तीसगढ़ के 252 गाँव से होकर करीब 400 किलोमीटर की लंबाई में होकर गुजरेगी। लेकिन गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी छत्तीसगढ़ के किसानों को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए ही तारबंदी किए खेतों में तार काट कर घुस रहे हैं और 20 फीट गहराई तक जेसीबी से खुदाई कर रहे हैं और खड़ी फसलें वाले खेत को भी नहीं बख्श रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम मर्रा के लोगों ने बताया कि निर्माणाधीन शासकीय कृषि महाविद्यालय द्वारा पंचायत द्वारा आवंटित भूमि को महाविद्यालय द्वारा अधिग्रहण कर आम कृषि सिंचाई को बाधित किया जा रहा है, जिसे मुक्त कराने ग्रामीणों ने दुर्ग जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में ग्रामीणों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। से आया हूँ, मैं ग्राम मर्रा का किसान हूँ। वहाँ पे ग्राम मर्रा में कृषि महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, जो किसानों की सिंचाई की तालाब और मोहल्ले वासियों की निस्तारी की तालाब और कृषि मार्ग को अधिग्रहित कर रहे हैं। तो हम तालाब को मुक्त किया जाए और किसानों के लिए रास्ता दिया जाए, इस मांग को लेकर आए हैं। अभी गेल इंडिया कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ में लगभग 252 गाँव में 400 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसमें किसानों को ना बिना पूछे गए हैं, ना सहमति लिया गया है, न संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार कलेक्टर वहाँ क्षेत्र के किसानों से मुलाकात किए हैं। जोर जबरदस्ती गेल इंडिया कंपनी द्वारा किसानों की ज़मीन में पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। उन्हीं के विरोध में हम लोग आज जिला प्रशासन कार्यालय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। निश्चित तौर पर यह मांग अगर पूरा नहीं होगी तो हम लोग मुख्य मोर्चे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लगाएंगे। हमला तरिया से और रास्ता से हमला काम है, तहन कुछ से काम नहीं है। और बोला किसी ये वाले मना सब घेरा करत है, तो हमन हाँ कहाँ किसी केंद्र वाले मना नहीं आया हमला कहेला, तो हम ऐसे कथन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में आयोजित 9 दिवसीय अलविदा तनाव के दूसरे दिन भी उमड़ा जीवन में तनाव मुक्त रहने वालों का जनसैलाब। मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी पूनम बहन ने खुशियों से मुलाकात विषय पर दिए पूछे गए प्रश्नों के जवाब। ब्रह्म कुमारी दुर्ग संस्थान द्वारा कराए जा रहे 9 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर के तहत दूसरे दिन भी जीवन से तनाव मुक्त रहने की विधि सीखने पुरानी गंज मंडी में आयोजित अलविदा तनाव कार्यक्रम में लोगों की भीड़ नजर आई। साथ ही लोग बड़ी उत्सुकता के साथ अपने साथ पेन और डायरी लेकर शिविर में शामिल होते नजर आए। इस दौरान मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी पूनम बहन को सुनने और उनके बताए विधि के तरीकों पर चलकर अपना तनाव मुक्त करने शिविर में खुशियों से मुलाकात विषय पर बोलते हुए ब्रह्म कुमारी पूनम बहन ने बताया कि खुशी गुम होने के क्या कारण हैं, जिसके उत्तर में बताया गया कि पुरानी बातों को पकड़कर रखने से खुशी गायब हो जाती है। पकड़कर रखना माना उसे बार बार याद करना। इसी तरह एक के बाद एक प्रश्नों के साथ ही पूनम बहन ने उसका हल निकाला। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। अच्छा, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको ये विचार याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या सोचेंगे? कोई भी काम करने के पहले सोचिए मैं भाग्य विधाता, भगवान का बच्चा, बहुत भाग्यवान हूँ। तो इससे क्या होगा? तथास्तु हो जाएगा, भाग्य के सितारे चमक जाएंगे। कई लोगों की आदत होती है, आप अपना थिंकिंग पैटर्न चेक करिए, क्या सोचते हैं। कई लोग कोई भी काम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।